Hello to all my viewers and let's start directly go to the main content of the video. Let's start. नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी कंपनी स्टॉक मार्केट की एक बड़ी खिलाड़ी कैसे बन जाती है? इसका एक बहुत बड़ा रास्ता है, आईपीओ। तो आज हम इसी रोमांचक सफर को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक भारतीय बिजनेस पब्लिक लिस्टिंग की मंजिल तक पहुंचता है। तो इस पूरे सफर को हमने 6 आसान हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि भाई आईपीओ की जरूरत ही क्यों है। फिर एसएमई और मेन बोर्ड लिस्टिंग का फर्क जानेंगे, आईपीओ की तैयारी के लिए एक बहुत जरूरी चेकलिस्ट देखेंगे, नियमों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस पूरे काम में कितना टाइम और पैसा लगता है और पहला कदम कैसे उठाना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। क्या किसी कंपनी के लिए आईपीओ लाना वाकई अगला सही कदम है? इस हिस्से में हम यही समझेंगे कि पब्लिक होने का असल मतलब क्या होता है और इसके साथ कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। तो सवाल उठता है, आखिर आईपीओ क्यों? ये सिर्फ पैसा जुटाने का एक तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रेटेजिक मोड़ होता है। चलिए देखते हैं कि कंपनियां ये फैसला लेती क्यों हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है इक्विटी के जरिए एक बड़ी पूंजी जुटाना। इस पैसे से कोई भी कंपनी अपना विस्तार कर सकती है, नई कंपनियां खरीद सकती है, आर&डी में इन्वेस्ट कर सकती है या फिर अपना कर्ज कम कर सकती है। और साथ ही पब्लिक लिस्टिंग से कंपनी की ब्रांड वैल्यू और विजिबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होता है, जिससे ग्राहकों और वेंडर्स का भरोसा भी बढ़ता है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है, आईपीओ सिर्फ पैसा जुटाने का एक इवेंट नहीं है। ये तो समझ लीजिए कि पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई दुनिया में कदम रखना है। एक बार कोई कंपनी पब्लिक हो गई तो उसे लगातार नियमों का पालन करना होता है, अपनी हर जानकारी पब्लिक करनी पड़ती है और ये जिम्मेदारी हमेशा के लिए उस बिजनेस का हिस्सा बन जाती है। तो जब ये साफ हो जाए कि आईपीओ लाना क्यों है, तो अगला सवाल आता है, कहाँ? मतलब किस स्टॉक एक्सचेंज पर? कंपनी के साइज और उसकी मौजूदा हालत के हिसाब से सही प्लेटफॉर्म चुनना एक बेहद जरूरी फैसला है। भारत में देखा जाए तो मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है एसएमई प्लेटफॉर्म, जैसे बीएसई एसएमई या एनएससी इमर्ज। ये छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस के लिए बनाया गया है, जिन्हें कम पैसे की जरूरत होती है। दूसरा है मेन बोर्ड, जो बड़ी और जानी मानी कंपनियों के लिए है, जिनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत होता है। हाँ, मेन बोर्ड पर नियम ज्यादा सख्त होते हैं, लेकिन वहाँ शेयरों की खरीद बिक्री यानी लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है और म्यूचुअल फंड जैसे बड़े निवेशक पैसा लगाते हैं। अगर इन दोनों के बीच के फर्क को देखें तो एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने के लिए इशू के बाद पेड अप कैपिटल आमतौर पर 25 करोड़ रुपए तक हो सकती है और नेटवर्थ की शर्तें भी थोड़ी आसान हैं। वहीं मेन बोर्ड के लिए ये सभी आंकड़े बहुत बहुत ज्यादा होते हैं और कंपनी को सालों का एक मजबूत और स्थिर ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। चलिए अब आते हैं इस गाइड के सबसे जरूरी हिस्से पर, प्री आईपीओ रेडीनेस चेकलिस्ट। इसे ऐसे समझिए कि ये वो नींव है जिस पर एक सफल आईपीओ की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमजोर रह गई तो सब कुछ गड़बड़ा सकता है। तो ये चेकलिस्ट इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जरा सी भी चूक का मतलब हो सकता है बाजार नियामक सेबी की तरफ से कड़े सवाल, निवेशकों का घटता भरोसा, आईपीओ में महीनों की देरी और यहां तक कि लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत में भारी गिरावट। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। इस पूरी तैयारी को हम 4 मुख्य स्तंभों पर टिका सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल हाउसकीपिंग, यानी सारे हिसाब किताब को एकदम दुरुस्त करना। दूसरा, कंपनी के सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। तीसरा, हर चीज की कानूनी जांच पड़ताल। और चौथा, कंपनी चलाने के तौर तरीकों यानी गवर्नेंस को मजबूत बनाना। अच्छा, तो फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट तैयारी का मतलब क्या है? इसका मतलब है पिछले 3 या उससे ज्यादा सालों के अकाउंट्स का ऑडिट करवाना, जीएसटी और टीडीएस जैसे सभी टैक्स का हिसाब साफ रखना और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी के पास की गई सभी फाइलिंग्स को अपडेट करना। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड से लेकर शेयर होल्डिंग पैटर्न तक हर दस्तावेज को ठीक से ऑर्गेनाइज करना होता है। अब बात करें कानूनी मोर्चे की, तो कंपनी के सभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जमीन के कागजात और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबकी जांच होती है।
कंपनी पर चल रहे सभी मुकदमों की एक पारदर्शी लिस्ट बनानी पड़ती है और गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति और एक ऑडिट कमेटी बनाना अनिवार्य है ताकि कंपनी के कामकाज में निष्पक्षता और जवाबदेही बनी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं नियमों की। देखिए, आईपीओ का सफर एक कानूनी भूल भुलैया जैसा हो सकता है, इसलिए इसके मुख्य नियमों को समझना बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया के 4 मुख्य कानूनी स्तंभ हैं। सबसे पहले सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशंस, जो तय करते हैं कि आईपीओ कैसे लाया जाएगा और क्या-क्या जानकारी देनी होगी। दूसरा है कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनी चलाने के बुनियादी नियम बताता है। तीसरा, सेबी के एलओडीआर नियम, जो लिस्टिंग के बाद लागू होते हैं और ये तय करते हैं कि कंपनी को लगातार कौन सी जानकारी पब्लिक करनी होगी। और आखिर में बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों के अपने भी कुछ नियम होते हैं। एसएमई आईपीओस के लिए एक खास नियम है जिसे मार्केट मेकिंग कहते हैं। इसमें एक मार्केट मेकर को नियुक्त करना अनिवार्य होता है। उसका काम होता है लिस्टिंग के बाद लगातार शेयर की खरीद और बिक्री दोनों के लिए कीमत देना। इससे ये पक्का होता है कि शेयर में हमेशा लिक्विडिटी बनी रहे, जिससे निवेशकों को आसानी हो। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह आईपीओ में भी समय और पैसा दोनों ही लगते हैं। तो चलिए अब इस प्रक्रिया में लगने वाले अंदाजन समय और लागत पर एक नजर डालते हैं। आमतौर पर आईपीओ की तैयारी से लेकर लिस्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। पहले महीने में मर्चेंट बैंकर जैसे सलाहकारों को नियुक्त किया जाता है। अगले 2-3 महीनों में डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार होता है। ये आईपीओ का सबसे जरूरी दस्तावेज है। चौथे महीने में इसे सेबी के पास जमा किया जाता है और फिर मंजूरी मिलने के बाद आखिरी के 2 महीनों में कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। अब बात करते हैं लागत की। देखिए, आईपीओ का खर्च उसके आकार पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। एक छोटे एसएमई आईपीओ में कुछ लाख रुपए लग सकते हैं, तो वहीं एक बड़े मेन बोर्ड आईपीओ में ये खर्च कई करोड़ तक जा सकता है। इसमें मर्चेंट बैंकर की फीस, एक्सचेंज लिस्टिंग फीस, कानूनी सलाहकार, ऑडिटर्स और प्रमोशन का खर्च सब शामिल होता है। तो अब जब पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है, तो आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत करें तो करें कहाँ से? पहले कदम क्या होने चाहिए? सबसे जरूरी बात है कि शुरुआत सही विशेषज्ञों की टीम के साथ की जाए। पहला कदम होता है एक लीड मैनेजर यानी मर्चेंट बैंकर को नियुक्त करना, जो पूरी प्रक्रिया में कंपनी को गाइड करता है। इसके बाद कानूनी सलाहकार और ऑडिटर्स को टीम में शामिल किया जाता है और फिर पूरी जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू होती है। और हाँ, अगर ये एक एसएमई आईपीओ है तो एक मार्केट मेकर को भी शुरुआत में ही चुनना पड़ता है। और अंत में यही सवाल, आज की इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचने का समय है कि क्या कोई कंपनी अपने विकास के इस अगले सबसे बड़े अध्याय के लिए वाकई तैयार है।